हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को बताने वाला हूँ ध्वनि चैप्टर को पूरा कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव बच गया था और ये ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न जो है आप लोग से पूछा जाएगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो बच्चे बताएंगे उनसे जो उनका नाम जो है बोला जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। कमेंट के साथ जितना अच्छा कमेंट होगा उसको जो है चुन लिया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो जो बच्चे लोग ध्वनि चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये जवाब पता होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद जो है आप इस सीक्वेंस में इसको देखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं तो इसको देखिए, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है ना। पैसा नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक एकदम ठोक देना है। क्लियर है? चलिए तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है। क्योंकि ध्वनि के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ध्वनि संचरित जो है कहाँ हो सकती है, किस में हो सकती है आपको। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ठोसों, द्रवों तथा गैसों तीनों में वायु यानी ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि क्या हो सकती है? संचरित हो सकती है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, तीनों में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देखेंगे जी, अगला जो प्रश्न है, हमारे स्वर बॉक्स में, स्वर बॉक्स, ठीक है, लैरिंग्स, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है क्या चीज़? वाक रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक रज्जु कहा जाता है। क्लियर है? अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये पढ़ लो चारों ऑप्शन और आप बता दो कि कौन सा सत्य बात बोला जा रहा है। देखिए, पहला जो है, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह गैसों में अधिकतम तथा द्रवों में न्यूनतम होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन समझना है, ऑप्शन समझ जाइएगा तो आंसर भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये कहता है कि यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि ठोस में, द्रव में और गैस में अलग अलग वेग से जो है ध्वनि गमन करता है। तो ये बिल्कुल जो है गलत बताया है। यह गैस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है, मतलब गैस में अधिक तेज यानी वेग तेज होता है और द्रव में कम होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ये भी आपका गलत है। यह ठोस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है। जी बिल्कुल, ठोस में सबसे अधिक होता है वायु का वेग। तो इसका जो है सी आंसर सही होगा, डी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों में ऑप्शन क्या है, दोनों में ऑप्शन जो है एक ही है, तो जो है कोई भी सही कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकेंड लेता है, तो उसका आवर्त काल क्या होगा। देखिए, आवर्त काल का फॉर्मूला बताया हुआ है, आप जरूर इसको निकाल करके बताइएगा कि जो है आंसर कैसे आएगा, ठीक है। क्लियर है? इसमें अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1.6 सेकेंड होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1.6 सेकेंड होगा। अगला जो हम लोग चलते हैं 5 में, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो भाई आवृत्ति भी आपको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आवृत्ति क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1.2 हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है। एक बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ क्या करता है? पहचान लेता है। यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाता है ना। ध्वनि का कौन सा जो है अभिलक्षण इससे संभव हो पाता है? तो गुणता जो होता है ना, गुणता के वजह से जो है माँ का आवाज़ जो है वो क्या कर लेता है? पहचान लेता है, ठीक है जी। तो अगला जो प्रश्न है, एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्ध्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तरंग की आवृत्ति पता करना है। तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला बताया गया है, इसका जो सही आंसर आपका होगा 110 प्रति सेकेंड, यानी कि 110 प्रति सेकेंड इसका आवृत्ति होगा। 1 सेकेंड में 110 आवृत्ति,
या दोलन। क्लियर है। अगला जो है 8वां प्रश्न, ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है? ध्वनि का कौन सा ऐसा गुण है कि वायु का टेम्परेचर बदल दीजिए तो वो प्रभावित हो जाएगा? क्या होता है? बिल्कुल आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, है ना। तरंग दैर्ध्य इसका जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है? ध्वनि की प्रबलता का इकाई जो है वो डेसिबल मापा जाता है। क्या? डेसिबल। प्रबलता की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का भी यहाँ पे डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण का इकाई। अगला जो है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? भाई रात के समय आवासीय क्षेत्र में जहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादातर, शोर का अनुमत स्तर क्या है? तो 45 dB है ना। क्या है? 45 dB से 50 dB तक रहता है। तो ये 45 इसका सही आंसर। अगला जो है, ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच निर्धारित होता है वह है ध्वनि का। क्या है भाई? ध्वनि का ऐसा क्या है जो ध्वनि का तारत्व निर्धारित करता है? तो इसका जो है आंसर आवृत्ति होगा। इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम में ध्वनि के तरंग का वेग पर, ध्वनि तरंग के आयाम पर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति वेग पर। तो आयाम पर निर्भर करता है। किस पे करता है? आयाम पे, यानी ध्वनि तरंग के आयाम पे निर्भर करता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो भाई आपको बताना है, गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। जिन ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। या ध्वनि तरंगों का आयाम गलत, सत्य नहीं कह रहा था भाई, यही होगा, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले ध्वनि को कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ 20 हर्ट्ज से कम कर रहा है, तो यही आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए, एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है क्योंकि मतलब एक बड़े हॉल का जो छत्र होता है वो छत जो होता है वक्रीय होता है। वक्रीय मतलब मुड़ा हुआ होता है ना। तो क्यों होता है? यह ध्वनि को श्रोता को परावर्तित करता है, यह शोर को अवशोषित करती है। हॉल में बेहतर वायु मिश्रण के लिए ध्वनि वक्रीय छत को पार नहीं कर पाता है। बिल्कुल यहाँ पे आपका वह शोर को अवशोषित करता है, शोर ज़्यादा होने नहीं देता है, अवशोषित कर लेता है। क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ किससे जान लेते हैं? चमगादड़, देखिए चमगादड़ जो होता है कौन सी तरंगे छोड़ता है? यहाँ पे किसे जान पाते हैं? देखिए, और रक्त प्रकाश से, पराबैंगनी प्रकाश से, उनके शरीर के रसायन से, पराश्रव्य ध्वनि से। तो पराश्रव्य ध्वनि वो जो है क्या करता है? वो जो है श्रावित करता है। ठीक। और उससे जो है पहचान लेता है, क्योंकि पराश्रव्य ध्वनि टकराता है कहीं से और टकराने के बाद फिर से उसके कान में वापस आता है, तो समझ जाता है। उसको रात में दिखाई नहीं देता है, रात में इसी तरह से उड़ पाता है वो। रात में उड़ने का रीज़न यही है कि पराश्रव्य ध्वनि को छोड़ता है और जो ध्वनि है जा करके कहीं कोई माध्यम में टकराता है, टकरा करके उसके कान में फिर से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि आगे कुछ है तो साइड में मुड़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं, सोनार जल के अंदर वस्तु की दूरी, दिशा व चाल मापने का यंत्र है। यह निम्न में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो भाई आपको पता है कि सोनार जो है किस तरंग का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे आपका पराश्रव्य तरंग इसका सही आंसर है। पराश्रव्य तरंग का यूज करके जो है समुद्र में कोई वस्तु को ढूंढा जाता है। कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई इसका किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सोनोमीटर। अगला जो है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में होता है, ये तो बताया हुआ है, ठोस में होता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य जो है 35 सेंटीमीटर है। यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो कितने समय के बाद वह ध्वनि सुन सकता है? तो भाई आपको जो है क्या तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो आपको उसका दूरी जो है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो समय इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। तो इसको ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, ज्ञात करके जरूर बताइएगा। नहीं पता चलेगा तो इसके लिए स्पेशल जो है वीडियो बना दिया जाएगा आप लोग के लिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो है कहता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है लेकिन 20,000 हर्ट्ज है। हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड,
इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर है, जिसे हम लोग सुनते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस सोनार का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सोनार का। अगला जो प्रश्न है ये जो है आप लोग के लिए प्रश्न है और आपको ये जो है क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ बताना है। क्लियर है, तो श्रव्यता की परास से कम आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, जो कि कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, और जो बताएंगे उन लोगों का जो है नाम अगले वीडियो में बोला जाएगा कमेंट के साथ। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।